स्टूडेंट नमस्कार। अपने पहले जो गेस्टाल्टवाद था उसका शब्द था, जो गेस्टाल्टवाद उसको समझ चुके थे कि ये जर्मन भाषा का शब्द है। और जो वर्दीमर थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी संप्रदाय की गेस्टाल्टवाद की। और उसके बाद उसका अर्थ भी हमने समझा कि इसके अंदर जो हो परिस्थिति या कोई समस्या होती है तो उसको हम संपूर्ण रूप में या पूर्ण रूप में देखते हैं। अब अपने आगे समझते हैं कि संपूर्ण रूप में कैसे कह रहे थे वो। तो देखिए आपके सामने अभी जो पिक है वो देख पा रहे हो आप। इस पिक को जब अपने पहले बार में देखते हैं तो आपको क्या नज़र आ रहा है, सोचो ज़रा, देखो। तो इसमें आप देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको क्या नज़र आ रहा है, एक पेड़, बड़ा सा पेड़ नज़र आ रहा होगा। पहले दृष्टि में अगर अपने देखते हैं तो एक बड़ा सा पेड़ ही नज़र आ रहा है। और उसके साथ साथ ये हो सकता है हम कह सकते हैं कि हाँ ऊपर जो है पक्षी उड़ रहे हैं, ये नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब अगर अपने पहले जब अपने संपूर्ण को देखा, जैसा कि गेस्टाल्टवाद कहता है कि सबसे पहले हमें अंश का नहीं बल्कि संपूर्ण का या पूर्ण का ध्यान आता है। तो उसके बाद यदि अपने ध्यान से देखते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि जो इधर यहाँ है, आपको मैं दिखाता हूँ एरो से। यहाँ देखिए आप, यहाँ ये जो बना हुआ एक वन मानुस है इसके अंदर, और इधर आप देख पा रहे हैं तो ये एक चीता है। इसी प्रकार यहाँ देखिए आप नीचे, यहाँ क्या है, ये डॉल्फिन है। और इस प्रकार आगे आप यहाँ देखिए, यहाँ ऐसे लग रहा है जैसे एक डॉग बैठा हो, और ये देखिए यहाँ ऐसे लग रहा है जैसे एक फ्रॉग हो। तो इस प्रकार से यहाँ ये देखिए, यहाँ ऐसे लग रहा है कि कोई कबूतर वगैरह है, वो है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस प्रकार से यदि हम इस पेड़ के अंदर बहुत सारे ऐसे जो छोटे छोटे जीव हैं जो बने हुए हमें नज़र आ रहे हैं, अगर उनको अपने ध्यान से देखते हैं तो वो हमें नज़र आते हैं। तो इस प्रकार से पता चलता है, इस पिक्चर के द्वारा भी हम समझ सकते हैं कि गेस्टाल्टवादियों का जो मानना था व्यवहारवादियों के विपरीत था उनका मानना। तो वो ये मानते थे कि जो अचानक से जो है वो सूझ पैदा होती है, और पहले हम जो सबसे पहले समग्र को देखते हैं न कि अंश को देखते हैं। तो इस प्रकार से ये जो चित्र है वो हमें समग्रता को बता रहा है कि कोई भी वस्तु है, कोई भी परिस्थिति है, तो उसमें सबसे पहले समग्र को ही देखा जाता है। तो नेक्स्ट है जो अगर अगर अपने आगे देखते हैं तो आगे क्या है, आगे ये दूसरी एक और तस्वीर है आपके सामने। इस तस्वीर को आप देखिए तो आप कहोगे, सबसे पहले अगर मैं आपको पूछूं कि इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो आप बोलोगे कि इसमें जो बग्स लिखा हुआ नज़र आ रहा है सबसे ऊपर पहले अगर देखें। और नीचे आप क्या बोलोगे, नीचे आप कहोगे कि एक जो लड़की की तस्वीर है। तो देखिए बग्स तो आपको नज़र आ रहा है, लेकिन अगर अपने समझना चाहें कि ये अंश है या संपूर्ण है, तो अगर अपने ये कहें कि ये संपूर्ण है तो गलत नहीं है, ये समग्र है बग्स जो आप देख रहे हो। क्योंकि जो छोटे छोटे जो ब्लैक कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं वो बग्स यानी कि कीड़े, तो वो छोटे छोटे कीड़े हैं, तो वो आपको नज़र नहीं आए। लेकिन जो बड़ा सा लिखा हुआ था यानी संपूर्ण आपको नज़र आ रहा था, पूरा था, वो आपको नज़र आ रहा है। लेकिन वो छोटे छोटे जो ब्लैक हैं वो आपको ऐसे नहीं पता नहीं चल रहा है कि वो छोटे छोटे क्या हैं, कीड़े हैं। अब देखिए नीचे जो तस्वीर दी हुई है उस तस्वीर को ध्यान से देखिए। इस तस्वीर में आपको देखने से पता चल रहा होगा, सीधा तो यही लग रहा है कि पहली नज़र में तो आप संपूर्ण को देख रहे हो तो यही लग रहा है कि ये एक लड़की की तस्वीर है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, इसी तस्वीर को यदि ध्यान से देखोगे तो इसमें एक लड़की की तस्वीर के साथ साथ अगर आप यहाँ देखिए, यहाँ से देखते हैं तो इसके अंदर एक बुजुर्ग महिला नज़र आएगी आपको। ठीक है, ये जैसे ये क्या होगी, उसकी आइज़ हो गई है। तो इसके अंदर अगर आप अच्छी तरीके से अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे 2 मिनट, इसके अंशों की तरफ जाने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आएगा, यानी कि इस परिस्थिति को समझ जाओगे कि अचानक आप में सूझ जाएगी कि नहीं, ये तो एक लड़की की तस्वीर के साथ साथ एक बुजुर्ग महिला की भी तस्वीर है। तो अगर इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो गेस्टाल्टवादी कहते थे, गेस्टाल्टवाद का मानना था उनका कि हम सबसे पहले समग्र को देखते हैं। आगे अपने चलते हैं, देखते हैं। अब देखिए जो गेस्टाल्टवादी थे उनसे पहले एक सिद्धांत चल रहा था। गेस्टाल्टवादी तो 1840 में आए, उससे पहले जो सिद्धांत था वो व्यवहारवादी सिद्धांत ही चल रहा था। तो इन्होंने आकर व्यवहारवादियों का जो सिद्धांत था उस सिद्धांत को इन्होंने कहा कि जो व्यवहारवादी कहते हैं कि अधिगम जो यंत्रवत तरीके से सीखा जाता है, बार बार अभ्यास से सीखा जाता है, वो ऐसा नहीं है। उनका मानना था कि जो अधिगम है वो अपनी सूझ है, जो अंतर्दृष्टि है, उसके द्वारा हम सीख सकते हैं, और उसके अंदर भी हम पहले समग्रता को देखते हैं, न कि अंशों को।
और जो व्यवहारवादी थे वो ये मानते थे कि जब हम कुछ अधिगम करते हैं, जब हम कुछ सीखते हैं तो उनको छोटे छोटे अंशों में सीखते हैं, अभ्यास के द्वारा फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम कुछ प्रमुख व्यवहारवादी हैं उनका परिचय प्राप्त करने जा रहे हैं, जिन्होंने जो व्यवहारवादी सिद्धांत दिए थे और उनको आकर गेस्टाल्टवादियों ने उनके सिद्धांत को जो बताया कि ऐसा नहीं है कि हम केवल और केवल सिर्फ अभ्यास के द्वारा या फिर यंत्रवत होकर ही हम सीखते हैं, बल्कि इसके अलावा भी सीखने के और बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे सिद्धांत हैं। तो व्यवहारवादी में सबसे पहले जैसे थॉर्नडाइक, तो थॉर्नडाइक कहाँ के थे? अमेरिका के थे, और इनका जो सिद्धांत था उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत था। तो आपको पता होगा कि थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया था, बिल्ली पर प्रयोग किया था इन्होंने, जो बीएड के अंदर आपने पढ़ा होगा, और इस पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो व्यवहारवादियों में प्रमुख व्यवहारवादी थे अमेरिका के थॉर्नडाइक, जिन्होंने उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। तो आपको ध्यान होगा जिसके अंदर एक भूखी बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया था, भूखी बिल्ली को उसका अनुबंधन करवाया था इन्होंने, और अनुबंधन के साथ वो जैसे वो बॉक्स में बंद थी तो अनुबंधन के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करती थी, यानी कि अनुक्रिया करती थी। दूसरे जो प्रमुख व्यवहारवादी थे वो थे पावलोव। पावलोव के बारे में भी आपने सुना होगा। पावलोव जो रशिया के थे, रशिया यानी रूस के थे, तो इन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था पावलोव ने। तो और पावलोव ने जो अपना प्रयोग किया था वो इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। तो पावलोव को अपने प्रयोग के कारण, क्योंकि बहुत बढ़िया इन्होंने सिद्धांत दिया था शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, कुत्ते पर जो इन्होंने प्रयोग किया था घंटी के साथ, उसके मुंह से जब लार टपकती थी तो शुरू में उन्होंने जैसे भोजन भी प्रस्तुत किया, बाद में उन्होंने भोजन को उसमें से हटा लिया था और सीधा ही घंटी बजने पर ही कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती थी। तो ये व्यवहारवादी मानते थे कि बार बार ऐसा करने से वो अनुबंधन करने लग जाते थे, तो इसको शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया। और पावलोव के योगदान के कारण ही 1904 के अंदर इन्हें जो है जो पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। इसके बाद आगे अपने चलते हैं, नोबेल पुरस्कार मिला था पावलोव को। तो उसके बाद अपने नेक्स्ट देखते हैं, अगले दो व्यवहारवादी हैं, उसमें एक तो हैं स्किनर, ये भी अमेरिका के थे स्किनर, जिन्होंने अधिगम के अंदर बहुत बड़ा योगदान दिया है अधिगम को समझाने के लिए। तो क्रिया प्रसूत सिद्धांत दिया था स्किनर ने। क्रिया प्रसूत सिद्धांत के अंदर इन्होंने कबूतरों और चूहों पर प्रयोग किया था। तो स्किनर भी एक व्यवहारवादी थे, तो उन्होंने कबूतरों और चूहों पर प्रयोग करके सिद्ध किया था कि जो अधिगम होता है वो जैसे यंत्रवत होकर या मशीन की तरह बार बार अभ्यास करने से ही अधिगम होता है। इसके बाद अगले जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं, प्रमुख मनोवैज्ञानिक, वो थे वॉटसन। ये अमेरिका के थे, तो वॉटसन भी अमेरिका के थे। वॉटसन भी व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले वॉटसन ने ही अपने घर पर ही अपने बालक पर और खरगोश के ऊपर प्रयोग किया था अधिगम के लिए। उन्होंने व्यवहारवाद के जो जनक थे वॉटसन, उन्होंने अपने बालक पर और खरगोश के ऊपर प्रयोग किया था, क्योंकि इनका जो वॉटसन का जो बच्चा था वो खरगोश से डरता था। तो उन्होंने अपने बालक को ही माध्यम बनाया कि इससे जो इसका डर है वो किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, क्योंकि उसका बच्चा जो था उस प्रकार के सब प्रकार के जीवों से डरने लगा था। तो वॉटसन भी एक प्रमुख व्यवहारवादी हैं, और कई बार प्रश्न आए हुए हैं कि व्यवहारवाद के जनक किसे कहा जाता है। तो व्यवहारवाद के जनक किसको माना जाता है? वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। तो ये थे व्यवहारवादी, जिनके सिद्धांत को गेस्टाल्टवादियों ने ये बताया कि सिर्फ और सिर्फ केवल यंत्रवत होकर नहीं सीखा जाता, बल्कि उसके अलावा भी हम सीख सकते हैं, अधिगम कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो गेस्टाल्टवाद है, उन्होंने जो व्यवहारवाद के परिचय के अंतर्गत क्या बताया कि व्यवहारवादियों द्वारा अधिगम को यांत्रिक प्रक्रिया माना जाता था। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया कि इनका तो जो प्रमुख फोकस था या कहना था कि व्यवहारवादी मानते थे कि जो भी हम अधिगम करते हैं, जो भी हम सीखते हैं, वो यांत्रिक प्रक्रिया है, यानी यंत्रवत होकर सीखा जाता है। लेकिन गेस्टाल्टवाद ने इसे अस्वीकार करके संज्ञानात्मक व चेतन प्रयास की प्रक्रिया के रूप में बताया। तो गेस्टाल्टवादियों ने क्या कहा कि ऐसा नहीं है कि यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा यंत्रवत होकर सीखा जाता है, बल्कि संज्ञानात्मक व चेतन प्रयास से, यानी कि हम जो सीखते हैं उसके अंदर हमारे प्रयास, चेतन प्रयास शामिल होते हैं, जिसके अंदर हमारी चेतना कार्य करती है। हम संज्ञानात्मक रूप से हम सीखते हैं।
और संज्ञानात्मक का मतलब क्या है कि हम अपनी जो बुद्धि है, दिमाग है, उसके द्वारा हम अचानक जब हमारे अंदर सूझ पैदा होती है चेतन चेतन रहते हुए, तो उसके द्वारा हम अधिगम करते हैं या सीखते हैं। दूसरी बात क्या कही कि संपूर्ण उसके अंशों के योग से बड़ा होता है। यानी कि जो व्यवहारवादी थे वो तो ये मानते थे कि हम अंशों से यानी छोटी छोटी इकाइयों में हम कुछ सीखते हैं। तो लेकिन जो गेस्टाल्टवादी थे उन्होंने क्या माना, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं कि अब जो अंशों से हम सीखते हैं, बल्कि अंशों को यदि हम छोटे छोटे अंशों को जोड़ लेंगे तो वो एक बड़ा बनेगा। तो इसका मतलब वो बड़ा क्या हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि संपूर्ण जो होता है अंशों के योग से क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, अगर अंशों को देखें तो वो छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्हीं को मिलाकर, अंशों को मिलाकर एक बड़ा जो है वो संपूर्ण बनाया हुआ चित्र आपके सामने, तस्वीर है जो आपको दिखाई दे रही है। तो उसका मतलब जब अगर अपने इस पिक्चर को देखते हैं तो हमें पहले क्या नज़र आएगा, पहले तो हमें वो नज़र जो आ रहा है वो संपूर्ण नज़र आ रहा है ना, बड़ा नज़र आ रहा है। तो गेस्टाल्टवादियों ने बस यही सिद्ध किया कि जो व्यवहारवादी थे उनका जो प्रक्रिया थी वो यांत्रिक प्रक्रिया से अधिगम मानते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि जो सीखा जाता है वो संपूर्ण या समग्र रूप से सीखा जाता है, जैसा कि गेस्टाल्टवाद का अर्थ है। पूर्णाकृति में सीखा जाता है, हमने पहले पढ़ा ना, पूर्णाकृति भी इसका नाम है। समग्रवाद भी कह सकते हैं, गेस्टाल्टवाद भी कह सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये बात भी इसके अंदर ये बताई हुई गेस्टाल्टवादियों ने कि इसमें संज्ञान और चेतन प्रयास भी बहुत ही जरूरी होते हैं। तो जैसे लिखा है कि हॉल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, यानी कि जो संपूर्ण होता है वो अंशों के योग से क्या होता है, बड़ा होता है। तो आगे अपने चलते हैं। देखिए अब कुछ और एग्जांपल देते हैं। अगर मैं आपको इस पिक्चर को दिखाकर ये पूछूं कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे कि सर इसके अंदर लिखा हुआ है RPSC REET रीट लिखा हुआ है। पहले तो आप यही बोलोगे ना, क्योंकि ये जो बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, क्योंकि आपको यहाँ संपूर्ण आकृति दिखाई दे रही है, लेकिन वो आकृति बनी कैसे है। तो आप देख पा रहे होंगे कि वो आकृति बनी कैसे है, छोटे छोटे धन चिन्हों के योग से बनी हुई है। RPSC लिखा हुआ है, REET रीट लिखा हुआ है। तो ये अगर अपने देख रहे हैं तो छोटे छोटे धन अंशों से बना हुआ है, छोटे छोटे जो अंश हैं उनसे बना हुआ, उनके योग से। तो लेकिन आप सबसे पहले बोलते क्या हो इस तस्वीर को देखकर, आप बोलोगे नहीं, ये सीधा ही बोलोगे कि RPSC लिखा हुआ है, रीट लिखा हुआ है। तो मैं आपको अगर कहूँगा कि आप थोड़ा ध्यान से और देखिए, तो आप यही कहोगे सर RPSC ही है। लेकिन अगर पूर्णतः ध्यान से देखें, अगर अपने छोटे छोटे अंशों की तरफ जाएं, जो कि अंश है वो बाद में आ रहे हैं हमारे सामने, पहले हमारे सामने क्या आ रहा है, संपूर्ण आ रहा है या पूर्णाकार आकृति आ रही है। तो यही गेस्टाल्टवादी कह रहे थे कि जो हम किसी भी परिस्थिति को, किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को अगर अपने देखते हैं तो वो संपूर्ण रूप में सबसे पहले देखते हैं। तो हमारी दृष्टि सबसे पहले संपूर्ण पर जाती है और उसके बाद अंशों पर जाती है। तो इसको और देखिए जो क्लियर किया है कैसे। तो यही जो शब्द थे RPSC और रीट लिखा हुआ, इस चित्र में पहले हम संपूर्ण यानी RPSC और रीट का प्रत्यक्षण करते हैं और बाद में अंशों के रूप में धन या प्लस चिन्हों का प्रत्यक्षण करते हैं, यानी प्रत्यक्षीकरण करते हैं, यानी उनको देखते हैं। तो यही गेस्टाल्टवादियों की थ्योरी थी। उन्होंने संपूर्ण पर ही बल दिया था कि सबसे पहले जो है व्यक्ति वो संपूर्ण की तरफ जाता है, उसका प्रत्यक्षीकरण करता है, उसके बाद अंशों की तरफ जाता है। अब देखिए चित्रों के द्वारा आपको समझ में आ रहा होगा। एक और चित्र है, अगर मैं इस चित्र को आपको कहूँ कि इसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे कि इसके अंदर हाथी नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले तो बड़ा क्या है, वो हाथी है। हालांकि इस चित्र के अंदर आप देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये क्या है, एक हॉर्स है, एक घोड़ा है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ जो एक छोटा सा जीप भी बना हुआ है, बिल्कुल ये किसी को पता चल रहा है, पहली साइड में जो नीचे है यहाँ पर एरो है माउस का, वहाँ पर आपको पता नहीं चल रहा ना, ये भी एक जीव है और यहाँ भी कोई जीव है। तो इस प्रकार से इसके अंदर बहुत सारे जीव हैं, लेकिन हमने सबसे पहले बोला क्या, संपूर्ण दिखाना। तो हम सबसे पहले क्या बोलते हैं इसके अंदर कि इसके अंदर तो एक हाथी की तस्वीर है, एक हाथी है ये। तो उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो फिर हम अंशों की तरफ बढ़े, फिर इससे जो बड़ी आकृति यही थी संपूर्ण ये। उसके बाद क्या था, ये हॉर्स था। उसके बाद क्या था, ये वाला जो आकृति बनी हुई है, ठीक है, जैसे जिसके अंदर एक जानवर है, जैसे भैंस वगैरह है, गाय वगैरह, वो बनी हुई है। उसके बाद ये छोटी आकृति, उसके बाद बिल्कुल छोटी आकृति, और इधर ये भी आकृति बनी हुई है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो जो पहले संपूर्ण और उसके बाद अंश। इसके बाद देखिए, इसके बाद एक और तस्वीर है। इस तस्वीर को मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ध्यान से देखने पर। अगर आपको मैं वैसे नॉर्मली पूछता हूँ तो आप क्या कहोगे कि सर ये तो एक सीनरी है। तो अभी मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। ये देखिए
थोड़ा सा इसको आपने बड़ा किया है, नज़दीक लेकर आए हैं। तो अब आपको इसमें क्या नज़र आ रहा है? अगर पहले तो आपने सीनरी बोला है और लगती भी क्या है, सीनरी है, एक पेड़ खड़ा हुआ और बाकी हमें नहीं पता चल रहा है इसके अंदर क्या है, पेड़ से ही लग रहे हैं, खड़े हुए हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ आपको क्या नज़र आएगा? देखिए ये जो है, ये देखिए, ये जो चीज़ है वो क्या है, एक इंसान का जैसे सिर है। ये जहाँ जो क्वेश्चन मार्क बना हुआ है वाइट वाइट, ये इंसान का सिर है, और ये उसका क्या है ये उसका नाक है, ये क्या है उसके, ये उसके होंठ हैं, और ये उसकी क्या है, आंखें हैं। तो यदि हम ध्यान से प्रत्यक्षीकरण करेंगे, पहले संपूर्ण का प्रत्यक्षीकरण किया तो हमने सीनरी बोला, लेकिन ध्यान से प्रत्यक्षीकरण किया जब हम, तो तब हम कह रहे हैं कि यहाँ तो एक इंसान का चेहरा भी नज़र आ रहा है। तो यही गेस्टाल्टवादियों की थ्योरी थी। वो समग्रता को इसी प्रकार से समझाते हैं कि हम अधिगम करते हैं, हम सीखते हैं, हम प्रत्यक्षीकरण में जब, तो समग्र को पहले सीखते हैं। अब चलते हैं अपने आगे, गेस्टाल्टवाद की विशेषताएं हैं। तो देखिए गेस्टाल्टवाद की ने जो विशेषताएं बताई हैं वो क्या विशेषताएं बताई हैं? पहली जो विशेषता है गेस्टाल्टवाद की, वो कहते हैं कि पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण पद्धति का समर्थन। यानी कि गेस्टाल्टवादी मानते थे कि पूर्ण से अंश की ओर जाते हैं, नहीं कि अंश से पूर्ण की ओर जाते हैं। दूसरी विशेषता क्या है? मानव व्यवहार गणितीय रूप से विश्लेषित नहीं है। यानी कि जैसे गणित में क्या होता है कि हम सीखते हैं, जैसे छोटी छोटी जो संख्याएं होती है, जैसे आप किसी बच्चे को कोई पहाड़ा है यानी टेबल सिखाते हो, तो बोलता है कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 तीन 6, 2 चौके 8, लेकिन उसको वो बोलता जरूर है, लेकिन वो तो उसका रट्टा हो गया, वो तो उसका अभ्यास हो गया। पर क्या उसको ये पता होता है कि वास्तव में कि जो 2 और 2 4 हो गए, फिर 6 हो गए, उसको पहले नहीं पता होता है इस चीज़ का, क्योंकि उसको संपूर्ण का ज्ञान तो इस रूप में हुएगा ना कि ये एक पहाड़ा है, ये एक टेबल है, न कि उसको ये पता है कि 2 और 2 4 होते हैं, 4 में 2 जोड़े 6 होते हैं। शुरू में उसको नहीं पता होता है। तो इसका मतलब ये कि मानव व्यवहार गणितीय रूप से विश्लेषित नहीं किया जा सकता। तीसरा जो है विशेषता, यह चिंतन, तर्क व कल्पना पर विश्वास करते हैं। यानी कि संज्ञान शब्द जो आया था, चेतन प्रयास जो आया था, वो किसको बता रहे हैं? गेस्टाल्टवादी मानते हैं कि वो चिंतन को, तर्क को, कल्पना पर विश्वास करते हैं कि उसी के द्वारा अधिगम किया जाता है। तीसरी बात, रटने व आदत बनाकर सीखने का विरोध करते हैं। तो व्यवहारवादी तो क्या थे कि बार बार अभ्यास करो। बार बार अभ्यास का मतलब क्या निकलता है कि उसके द्वारा यह यंत्रवत होने का मतलब क्या है? रटना। यानी जब हम किसी बात को बार बार करते हैं तो हम यही कहते हैं कि ये रट्टा मार रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे हम ये कहते हैं कि तू आदत बना ले, बार बार अभ्यास कर, तो उसको हम ये कहेंगे यंत्रवत हो जा। तो लेकिन व्यवहारवादी उसका विरोध करते हैं। व्यवहारवादी कहते हैं कि नहीं, जो ज्ञान है, जो अधिगम है, वो सूझ के द्वारा अचानक से ही पैदा होता है। जब हम समग्र का विश्लेषण कर लेते हैं, प्रत्यक्षीकरण कर लेते हैं, तो ज्ञान हमें प्राप्त होना शुरू हो जाता है। तो ये जो तस्वीरें हैं जो आपको पहले भी आपने देखी हुई होंगी। तो उसके बाद अपने आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है इन्होंने। आगे देखिए एक पिक्चर दी हुई है, तस्वीर है। अब देखिए ये थोड़ा जो पिक्चर है ये बहुत ही गहराई से देखने वाली। इसको अगर आप कहोगे तो वैसे तो देखने से आपको कुछ नहीं पता चल रहा होगा कि ये किसकी पिक्चर है, लेकिन यदि इसको और ध्यान से देखोगे आप, तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान लगाओ को, यहाँ अगर आप देखो, यहाँ इस जगह पर जहाँ एरो है ये वाला, और इधर जहाँ एरो है, तो यहाँ से थोड़ा हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कोई क्या हो, इंसान हो। और वैसे सामान्यतः क्या कहोगे कि ये एक टेबल है, जैसे आजकल टेबल होते हैं उस प्रकार से है। बिल्कुल ये टेबल है, ये रूबिन जो है, रूबिन तो उनका था, ये जो फूलदान होता है अपने कहते हैं हिंदी के अंदर, उनका था। लेकिन इसके अंदर भी तस्वीरें थी। और इसके बारे में जो गेस्टाल्टवाद के समर्थक थे, 2 समर्थक रहे हैं गेस्टाल्टवाद के। एक तो थे कुर्ट कॉफका और एक थे कोहलर, यानी कि जिसको अपने मानते हैं कि इन्होंने चिंपांजी पर जो प्रयोग किया था वन मानुस पर। आगे अपने इसके बारे में अध्ययन करेंगे, एक वो सिद्धांत जो इन्होंने प्रयोग किया था किस प्रकार से किया था। लेकिन फिलहाल अपने ये मानते हैं कि ये समर्थक थे। किसके थे समर्थक? ये गेस्टाल्टवाद के थे। और यूँ कहें कि वर्दीमर के समर्थक थे। तो 3 हो गए, वर्दीमर, ये 2 नंबर पर कोफका, और ये इधर कोहलर, तो ये थे। तो ये जो मैंने आपको बताया था, ये जो पिक्चर पहले दिखाई थी, ये क्या था? रूबिन का फूलदान था जो आप देख रहे थे। लेकिन इसके अंदर भी यहाँ तस्वीर बनी हुई थी। किसकी तस्वीर थी? ये मनुष्य की तस्वीर बनी हुई थी, किसी व्यक्ति की तस्वीर इसके अंदर नज़र आ रही थी। अब देखिए अगर अपने और देखते हैं ध्यान से, तो कुर्ट और कॉफका, इनके बारे में जानकारी थोड़ा ध्यान रखना। कुर्ट कॉफा, इन्होंने 1886 से 1941 तक जो काम किया है। और इधर है जो कोहलर, उन्होंने क्या, कहाँ, कब तक किया है? 1887 से 1967 तक।
तो इस प्रकार से हमने जो गेस्टाल्टवाद के जो समर्थक थे वहाँ तक की आज अपने जो है थ्योरी को समझ लिया है। आगे अपने जो गेस्टाल्टवाद के बारे में और इन्होंने बताया था, गेस्टाल्टवाद के जो सिद्धांत दिए थे उनको पहले पढ़ेंगे। साथ में जो गेस्टाल्ट शब्द है उसके अंदर ही जो गेस्टाल्टवाद के जितने भी सिद्धांत हैं वो किस प्रकार से समाये हुए हैं उसको भी हमने जब शुरू में देखा था गेस्टाल्ट शब्द, उसको भी अपने समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।